नमस्ते। मेरे साथ आज इनाम नबी साहब हैं। इनाम नबी साहब चीफ स्पोक्स पर्सन एआईपी। मैं अपने जनरल दर्शकों को एक और बात बता दूं, एआईपी वही पार्टी है जिसके इंजीनियर राशिद साहब जो बारामूला में एक जबरदस्त जीत के साथ आए हैं। क्योंकि जबरदस्त जीत मैं इसलिए कह रहा हूं, उनके सामने जो मुकाबला था वो उमर अब्दुल्ला के साहब के साथ था। लेकिन शायद कश्मीर की जो आवाज थी उसको उन्होंने कश्मीर ने उनको ये समझा कि वो उनकी आवाज बन के वो उभरेंगे। लेकिन एक अजीब सी चीज इनाम साहब ये हुई कि इंजीनियर राशिद साहब को हम सब लोगों को उम्मीद थी कि जब वो एमपी हो जाएंगे तो कम से कम उनका जो लोकसभा का काम है वो तो चलेगा ठीक से, उनको छोड़ा जाएगा, परोल पे छोड़ा जाएगा क्योंकि मुकदमा तो चलता रहेगा। लेकिन वो इस तरह का कुछ नहीं हुआ और अब तो 1 साल से ज्यादा समय हो गया और वो अभी भी जेल में। कल जब वो वहां इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन में बात करने आए और ये सारा डिस्कशन पहलगाम को लेके ही था, क्योंकि सारा कुछ पहलगाम में हुआ, कश्मीर ही इसके मुख्य मुद्दा रहा है। उस समय मुझे देख के थोड़ी तकलीफ हुई और गुस्सा तो खैर क्या आएगा इन लोगों के ऊपर। तकलीफ ये हुई कि इंजीनियर राशिद साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, जो स्पीकर थे, कि भाई मुझे 10-12 मिनट बोल लेने दिया जाए। 16 घंटे की बहस थी जो शायद अंत अंत में करीब 18 घंटे की हुई। मोदी जी करीब पौने 2 घंटे का उन्होंने कल लेक्चर दिया। उन्होंने 10 या 12 मिनट मांगे थे और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जेल से आया हूँ, मुझे 1.5 लाख रुपए देने पड़े इस एक दिन के लिए आने के लिए। और ये बात केवल इंजीनियर रशीद इंडिविजुअल की नहीं थी, मेरे हिसाब से ये बात उस पूरे बारामूला की थी, उस पूरे कश्मीर की थी। मेरा इनाम नबी साहब, मैं एक चीज बता दूं, हो सकता है कि मेरे और आप में हम लोग 10 बात करें, 2 बात मेरी आप उससे इत्तेफाक न रखें, मैं आपकी 2 बात से इत्तेफाक न रखूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में, जिस देश का जो कानून है, इस देश का जो संविधान है, उसमें मेरा ये भी मेरा दायित्व है कि मैं आपको आपकी बात कहने का अवसर दूं। ये थोड़ा ही है कि जो मुझे अच्छा लगेगा वही आप बोल सकते हैं, जो अच्छा नहीं लगेगा। तो पहली चीज तो ये नाम साहब, जो कल जो हुआ इंसिडेंट, मैं उस पर आपका, क्योंकि आप ही सबसे ठीक स्थिति में बताने के लिए, एक तो पहले 1.5 लाख रुपए वाली बात क्या है ये जरा बता दीजिए, फिर थोड़ा केस के बारे में और फिर स्पीच के बारे में लास्ट में सुनेंगे, क्योंकि स्पीच की बात हो जाएगी तो फिर बाकी सारी बातें बेकार हो जाएंगी। कश्मीर में अगर कोई स्टेटहुड को छोड़ के बाकी कोई बात करता है तो उसका कोई मतलब नहीं। तो पहली बात, ये 1.5 लाख रुपया देना पड़ता है, ये मैं जरा समझा दीजिए क्या बात। थैंक यू सो मच जनाब, आपने हमारी बात सुनने के लिए हमसे राब्ता किया। तो बात यूं है कि इंजीनियर साहब 2019 से जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, स्टेटहुड को छीना गया, तब आपको मैं स्थिति बताता हूँ। तब यहाँ पर सारे पॉलिटिशियन जो है उनको यहाँ के एक 5 स्टार होटल में बंद किया गया, चाहे बड़े पॉलिटिशियन थे या छोटे पॉलिटिशियन थे। इंक्लूडिंग 2 चीफ मिनिस्टर्स को 2 बड़े गेस्ट हाउसों में बंद किया गया। बाकी जो लीडरान थे आ, उनको बड़े 5 स्टार गेस्ट हाउस में थे। ही इज द ओनली लीडर फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर जिसको दिल्ली बुलाकर पहले समन निकाली गई, फिर 2-4 बीसी होने के बाद उनको फॉर्मल अरेस्ट किया गया और तिहाड़ में जेल बंद करके रख दिया। शायद जो लोग यहाँ पर बंद थे उनसे उनको ये पूरा, वो इस बात से पूरा वाकिफ थे कि इंजीनियर रशीद साहब बात करेंगे, अपने लोगों की बात करेंगे, क्योंकि वो इस चीज के लिए जम्मू कश्मीर में न सिर्फ बल्कि पूरी कंट्री में, हमारे मुल्क में माने जाते हैं। ये एक ऐसे नेता हैं जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, जिन्होंने आज तक वीआईपी प्रोटोकॉल कभी देखा नहीं है, जिन्होंने आज तक, आप अगर उनके पास घर में चले जाएंगे आपको लगेगा नहीं कि मैं किसी मंत्री, किसी सांसद या किसी एमएलए के घर में जा रहा हूँ। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब इंजीनियर ऋषि साहब इंटरिम बेल पर रिलीज हुए, मुझे किसी दिल्ली से किसी एक पत्रकार ने राब्ता किया इंजीनियर साहब से मिलने के लिए। मैंने उनको इंजीनियर साहब के घर में बिठाया, वो मुझे बार बार कह रहा है यहाँ से कितना दूर है इंजीनियर साहब का घर। मैंने कहा जनाब आप इंजीनियर साहब के घर में ही रहे हैं। कह रहे धोखा है। उन्होंने फिर किसी अपने दोस्त को फोन किया, कहा ये घर है, ये क्या इंजीनियर साहब का ही घर है? वो फिर आंगन में निकले, उसने कहा यही घर है। कहा यहाँ तो मैंने कोई किसी पुलिस वाले को नहीं देखा, कोई फ्रिस्किंग नहीं हुई, किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं। मैंने इतना कहा कि मैं इस तरह आया हूँ, उन्होंने मुझे अंदर बिठाकर
वो इंजीनियर साहब थोड़ा कहीं बिजी थे तो फिर जाके उनसे मिले। वो डाउन टू अर्थ वो चीज यहाँ खटकती थी हमेशा पॉलिटिशियनों ने, क्योंकि यहाँ पर अगर आप यहाँ के लीडरों की बाकी लीडरों की बात करें, यहाँ लीडर माना जाता है किसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है और कितनी ज्यादा सिक्योरिटी है। इंजीनियर साहब के पास ना गाड़ी है ना सिक्योरिटी है, वो हमेशा एक आम इंसान की तरह चले हैं, और यही वजह है कि आम इंसान अपने आप को इस नेता के साथ अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि वो उसको अपने में से एक उसको लगता है। अब रही बात जो कल 1.5 लाख की बात रही, हम परेशान हैं। जिस अदालत ने 2024 में असेंबली इलेक्शन के टाइम इंजीनियर रशीद साहब को, जो कि न सिर्फ एक सांसद एक बड़ी जमात के सदर भी हैं जम्मू कश्मीर के, तो उन्होंने जब इलेक्शन कैंपेन के लिए अप्लाई किया तो उनको इजाजत दी गई। सर आप ये सुनकर हैरान होंगे कि जब इंजीनियर रशीद साहब को इंटरिम बेल दी गई, उसको फोन भी अलाउड था, मीडिया के साथ बातचीत भी अलाउड थी, खाली बात था कि वो केस के रिलेटेड की बात ना करे और केस के रिलेटेड कहीं जगह डिस्कस ना करे। ना कोई पैसा ना सिक्योरिटी ना कुछ, ये चीज कहीं थी नहीं। वो एक पार्टी का एक एक्टिविटी थी, पॉलिटिकल एक्टिविटी एक थी। लेकिन हैरान कौन है हम इस बात से कि उसी कोर्ट ने, जिस कोर्ट ने उसको असेंबली इलेक्शन में विदाउट एनी प्री कंडीशन छोड़ा, फ्री में छोड़ा, एक्सटेंशन भी दिए, जब वो कोर्ट ने उस कंडीशंस पर चले 2 बार एक्सटेंशन भी मिला जब, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई, क्योंकि जब पार्लियामेंट लगता है तो यूजुअली प्रेसिडेंट समन करता है, जब प्रेसिडेंट की स्पीच हो प्रेसिडेंट समन करता है। जब आपको प्रेसिडेंट समन करता है, प्रेसिडेंट इज अबव जुडिशरी अबव एवरीथिंग। लेकिन हमारी अदलिया ये कंडीशन रखती है कि जी पहले आपने 1.5 लाख रुपए हमें देना है। अकल सोचने में ये कैसे रहती है? हम परेशान होते हैं ये सुनकर कि जब आप इलेक्शन कैंपेन में हमें छोड़ रहे हैं तब आपको हमारा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, तब आपको हम सिक्योरिटी थ्रेट नहीं लग रहे हैं, तब आपको और चीजें याद नहीं आती है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी निभाते हैं तो तब आपको थ्रेट याद आता है, तब आपको सिक्योरिटी याद आती है, तब आपको पैसा याद आता है। ये दोहरा मियार है। हमने वही पटियाला हाउस का कोर्ट का चैलेंज हमने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। हम पुर उम्मीद है अपने जुडिशरी से, हमें यकीन है अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर, अपने लॉ पर हम यकीन रखने वाले हैं। वी हैव फुल फेथ ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द जुडिशरी। हमें पता है कि हमें इंसाफ मिलेगा। हमने पिटीशन दायर की वहां पर, कल किसी वजह से उसकी सुनवाई नहीं हो सकी, लेकिन अब 31 को सुनवाई होगी। हम इंशाल्लाह पुर उम्मीद है कि हमें उच्च न्यायालय से इंसाफ मिलेगा। जी, मैं इनाम साहब इसलिए इस बात को ला रहा हूं, एक चीज और जानना चाहेंगे, मैं दर्शक भी मेरे जानना चाहेंगे भाई, अगर इनके ऊपर एक तो कितने केस हैं ये जानना चाहेंगे। दूसरा, अभी तक मुझे जितना पता है ये आरोपित है कि इनके ऊपर ये आरोप लगे, कहीं पे भी कन्विक्शन अभी तक मेरी जानकारी में नहीं हुआ है। एक तो आप ये बता दीजिएगा, क्योंकि इस देश का कानून अगर ये कहता है कि इन्होंने जो भी किया है, मैं अपने जानिब से कह रहा हूं, अरे आप इनको फांसी लगा दीजिए, आप इनको राजपथ पे खड़ा करके 4 बार फांसी लगा दीजिए। लेकिन एक व्यक्ति जब तक वो आरोपित है, इस देश का चुना हुआ सांसद है, तो आप ना केवल उस व्यक्ति के साथ बेइंसाफी कर रहे हैं, आप पूरी उस आवाम, उस कंस्टिट्यूंसी के साथ कर रहे हैं। तो मैं दोनों चीजें समझना चाहूंगा, केस कितने हैं, और दूसरा वहां की आवाम तो सफर कर ही रही होगी ना, अगर उसका नुमाइंदा नहीं है उसके साथ, तो आप जो भी कहिए, अगर उसको जेल में बंद करके रखा है, तो आप आप इस देश के एक हिस्से को, एक खित्ते को आप पीछे ढकेल दिए हैं, आप उसको साथ चलने ही नहीं दे रहे हैं। मैं इस पे जरा एक आपकी वो चाहूंगा। सर केस है ही नहीं। केस सारे एलिगेशंस है। एलिगेशंस ये है कि आप जी मज़ार शहदा पर जाते, मार्टियर्स ग्रेवयार्ड पर जाते। स्टेटहुड से पहले ऑफिशियल फंक्शन मनाई जाती थी ग्रेवयार्ड पर जाने की, 13 जुलाई की, जो परसों भी आपको पता होगा, वो परसों का है। जी जी। ऐसी एलिगेशंस है। आपने जी कभी फेसबुक पर कोई और चीज लिखी है, ठीक है, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, किसी को वेलकम किया है, ऐसे ही ये सारी चीजें जो है, ये सारे एलिगेशंस हैं, और इसमें खुदा ना खासा कोई ऐसी चीज नहीं है जो देशद्रोही हो या देश के खिलाफ हो, ठीक है। लेकिन इंजीनियर रशीद साहब वो लीडर है जम्मू कश्मीर के। जब यहाँ पर 2008, 2009, 2010, 2016 की मास अपराइजिंग चल रही थी, स्टेशन चल रहे थे, तब इन्होंने
जब इंटरलॉक्यूटर्स अपॉइंट किए गए, MM अंसारी, राधा कुमार, आपको याद होगा सर, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जलसा करके लोगों से ओथ लिया। जब स्टोन पेल्टिंग की बूछाड़ होती थी, जब स्टोन पेल्टिंग का समंदर हुआ करता था, तब उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लेकर अपने लोगों से शपथ लिया कि इन इंटरलॉक्यूटर्स के सामने 5-8 हजार लोगों के सामने उन्होंने लोगों से शपथ ली कि वो कभी भी वायलेंस इख्तियार नहीं करेंगे। तो इंडियन एक्सप्रेस की वो खबर थी कि जब पूरी वादी जल रही थी, तब लंगे जिस असेंबली सेगमेंट से वो रिप्रेजेंट करते थे, उसको आइलैंड ऑफ पीस माना जाता था, आइलैंड ऑफ पीस। और इंजीनियर रशीद, अगर आप ये इंजीनियर रशीद का दूसरा नाम अमन है, वो उसने हमेशा अमन को तरजीह दी है, उसने कभी भी वायलेंस के हक में बात नहीं की। रही बात जो आपने कही आरोप की, वो तो आरोप है, अभी तक कोई चीज प्रूव नहीं हुई है। तो अभी तक भी जब तक आरोप आपके प्रूव नहीं होते, जुडिशरी के प्रूव नहीं होते, तब तक इंजीनियर रशीद एक इनोसेंट है। लिहाजा हमने परसों भी ये लिखा था, जब हमने अपील की थी जुडिशरी से, हुकूमत हिंद से, अपनी हुकूमत से, अपनी सरकार से, हमने ये कहा कि जनाब ये अभी इस पर कोई आरोप प्रूव नहीं हुआ है, यू हैव टू कंसिडर हिम एज इनोसेंट। और ये एक सांसद है, और आज की बात नहीं है जनाब। आप ये सोचकर ये सुनकर हैरान होंगे कि 2019 में भी इंजीनियर रशीद साहब जीत रहे थे पार्लियामेंट इलेक्शन। 15 असेंबली सेगमेंटों में उन्होंने लीड हासिल की। फिर बदकिस्मती से एक जगह पर एक किलिंग हुई, उस वजह से जो इनका एरिया है, जो कोर्ट अनकोर्ट इंजीनियर रशीद साहब बार बार ये मानते हैं कि वो एक स्टेज्ड किलिंग थी, ठीक है, जहां से उनका ज्यादा वोट पड़ने का अंदेशा था, वहां एक किलिंग हुई। 2019 की मैं बात कर रहा हूं। उस वजह से कुछ पोलिंग स्टेशन में वोटिंग कम हुई, उस वजह से इंजीनियर साहब ने 2019 में हारा। अदरवाइज 2019 में ही इंजीनियर साहब ने पार्लियामेंट की जीत हासिल की होती। अब आज आप लोगों का वलवला और जुनून देख लीजिए, लोगों की मोहब्बत इंजीनियर साहब की तय देख लीजिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन। मैं आपको बता दूं जनाब, इंजीनियर साहब को सिखों ने भी वोट डाला है, इंजीनियर रशीद साहब को क्या बोलते हैं, कश्मीरी पंडितों ने भी वोट डाला है, इंजीनियर रशीद साहब को आर्मी वालों ने भी, जो आर्मी में हमारे वहां अपने इलाके से जो आर्मी में काम करते हैं, उन्होंने वोट डाला है, इंजीनियर साहब को पोर्टर्स ने वोट डाला है। एक आम इंसान को अपना जो दिल है वो इसके साथ लगता है, वो अपनी खुशी गम इसके साथ शेयर करते हैं इंजीनियर साहब को। यही वजह है कि कुछ लोगों को ये लगा कि इंजीनियर रशीद को जेल में बंद रखकर 2019 से लेकर आज तक वो उनको दबाना चाहते हैं। लेकिन जमहूरियत की खूबसूरती ये है, हमारी मुल्क की खूबसूरती यही है कि इंजीनियर साहब ने अंदर से इलेक्शन लड़ा और इस तरह जीत के आए कि आज के वजीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला को भी हराया, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो दबदबा था, कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट भी था, तो उन्होंने हारा। लिहाजा आप वो अक्सर ये कहते हैं ना कि ये तख्तो ताज तुमको मुबारक, हम दिलों पर हुकूमत करेंगे। हर हुकूमत है आनी जानी, फकत मोहब्बत जावेदानी, मोहब्बत सारी चलती है। ये तख्तो ताज तुमको मुबारक, हम दिलों पर हुकूमत करेंगे। इंजीनियर रशीद ने 2008 से लेकर आज तक लोगों के दिलों में हुकूमत की है। आप बंदे को कैच कर सकते हो, आप बंदे को तिहाड़ के सलाखों के पीछे रख सकते हो, दीवारों में बंद रख सकते हो, लेकिन उसकी मोहब्बत लोगों के तय आप उसको कैद नहीं कर सकते, और लोगों की मोहब्बत अपने लीडर की तय आप कैद नहीं कर पाए। यही वजह हुई कि 2024 में उन्होंने उमर अब्दुल्ला को हराया और 5 लाख वोटों से जीत हासिल की। वो इस बात की निशानी है कि इंजीनियर रशीद साहब ने जो वीआईपी कल्चर को खत्म किया, जो गवर्नेंस डोर स्टेप पर लाया, वो लोगों के तय दिल में थे। वो अपनी आवाज जो आज भी इंजीनियर रशीद के हवाले कर रहे हैं। जी, मैं इनाम साहब, मैं बस आपसे एक छोटा उस पर भी उत्तर चाहूंगा। कंस्टिट्यूंसी इसमें तो सफर कर रही है, वो जो क्षेत्र है बारामूला, वो पूरा सफर तो कर ही रहा होगा ना। आप लोग जितने अच्छे से चलाएं, लेकिन जो जिसको चुना है हमने अपना अगुआ, वही नहीं है, तो वो तो उसका अपने हाथ पैर बांध दिए ना उसके डेवलपमेंट के लिए। मैं इस पे एक आपका रिएक्शन चाहूंगा। बिल्कुल जनाब, इंजीनियर साहब जब इंटरिम बेल पर रिलीज हुए, कुछ अरसे में हमने क्या किया है, हमारे 18 असेंबली सेगमेंट्स पढ़ते हैं, हमने हर जगह रिव्यू मीटिंग की, क्योंकि टाइम कम था, इंटरिम बेल खत्म होने जा रही थी। हमने हर जगह एक रिव्यू मीटिंग की, और जो MP फंड है इक्वली हमने 18 असेंबली हलकों में डिस्ट्रीब्यूट किया।
हमारी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, इट कंसिस्ट्स 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। हमने 5 करोड़ को डिवाइड बाई 25 18 असेंबली अठारह। कॉन्स्टिट्यूंसी करके सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले एमपी फंड रिलीज किया। उसके बाद इंजीनियर साहब की डायरेक्शन पर हमने हमारे क्षेत्र में एक बारामूला, बांडीपुरा, कुपवारा और बडगाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आते हैं। तो उनमें हमने एमपी ग्रीवेंसेस सेल खोले। इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। आप कहीं नहीं एमपी, ये उनका पहला भी रहा है। जब वो एमएलए भी रहे, मैं उनके साथ 2008 से हूं, जब से वो पहली बार एमएलए बने। हमने उस वक्त भी ऑफिस खोले थे ग्रीवेंस सेल के लिए। आज भी हमने, जो ही उन्होंने इलेक्शन जीता, हमने ऑफिस खोले हैं। और उस ऑफिस की सफलता आपको रिसेंटली ट्रिब्यून, जो एक नेशनल लीडिंग नेशनल न्यूज़पेपर है, उन्होंने निकाली थी कि इन एब्सेंस ऑफ इंजीनियर रशीद किस तरह हम लोगों की खदमत कर रहे। और लेकिन बदकिस्मती से ये है कि और भी ज्यादा लोगों को फायदा मिलता, और भी ज्यादा लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे उतरते शायद अगर वो बाहर होते। आपको ये बात सुनकर खुशी होगी कि इंजीनियर साहब ने लास्ट टाइम, जब उनको उस वक्त भी 3-4 दिन के लिए छोड़ा गया पार्लियामेंट हाउस में, उन्होंने पार्लियामेंट की चैम्बर में नितिन गडकरी जी से, जो ऑनरेबल हाईवे और सरफेस ट्रांसपोर्ट के मंत्री है, उनके साथ मुलाकात की, उनको कुछ डिमांडें रखी। हम उनके बेहद शुक्रगुजार है। तो 70 साल का ख्वाब आज करना के लिए शर्मिंदा ताबीर हुआ जब परसों नितिन गडकरी जी ने उसका अप्रूवल दे दिया। और उन रोड्स का, चाहे वो बडगाम में हो, गुरेज में हो, बांडीपुरा में हो, कुपवारा में हो और अदर एरियाज में हो, उसमें। और उसके बाद, ठीक उसके बाद, उन्होंने पीएमजीएसवाई में 336 करोड़ रुपए अपने हल्के इंतखाब, जो हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है बारामूला, तो उसमें उसके लिए एक सेंक्शन करा है। उसमें बड़े इंपॉर्टेंट रोड्स है, क्योंकि अपने इलाके को प्रॉस्पर देखने के लिए इंटर और इंट्रा लिंक्स इंपॉर्टेंट है। तो हमने उस पर भी कंसंट्रेट किया। शायद अगर इंजीनियर शायद नहीं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर इंजीनियर रशीद साहब आज भी बाहर होंगे, जनाब आप ये रिकॉर्ड करके रखिए और मेरी इस बात को सेव करके रखिए, जब भी इंजीनियर रशीद साहब बाहर होंगे, 1 साल के बाद अगर वो पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में पहली डेवलप्ड और पहला कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होगी, हमारा नाम बदल देना, हम अपनी पार्टी को डिसबैंड कर लेंगे। ये आपकी कमिटमेंट। ही इज द नेम ऑफ गवर्नेंस। ही इज द नेम ऑफ गवर्नेंस। ही इज अ ग्रास रूट लीडर। वो आसमान से नहीं टपका है। उसने सियासत की है जब वो खुद ईमानदार था। वो एज इंजीनियर माने जाते, उसने नौकरी ठुकराई। कोई भी बैकग्राउंड, सियासी बैकग्राउंड ना होते हुए भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा है और जीत कर दिया। तब भी उन्होंने आज उमर अब्दुल्ला को दिखाया, जब वो पहली बार इलेक्शन लड़े हैं, तब उन्होंने तब के एमपी शहीदुद्दीन शारिक साहब को हराया। तो बड़े मंजे हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सियासतदान थे। तो लिहाजा लोग देखते हैं, और ये आपसे वादा है, जब भी इंजीनियर रशीद साहब निकलते हैं 1 साल के बाद, हम आपको दावत देंगे। आप कहेंगे कि कर लीजिए प्रोग्राम, क्या इंजीनियर साहब नंबर 1 पार्लियामेंटेरियन है डेवलपमेंट के लिहाज से कि नहीं। जी, मैं आपके अभी एक एक महीना पहले ही मैं बांदीपुरा गया था। अष्टांगू एक तहसील है उसका, सलूसा डिस्ट्रिक्ट में। जी जी, मैं वहां गया था। इतना सुंदर है। खैर वो बात किसी दिन और। मैं आखिरी सवाल एक आपसे पूछ लूं। कश्मीर में आज जो मैं समझता हूं, और हो सकता है मेरी समझ उतनी ठीक ना हो, कश्मीर की समस्या 1 से 10 नंबर तक, पहली समस्या यह है कि कश्मीर का स्टेटहुड वापस कर दीजिए। उसके बाद बाकी समस्याओं पे बात करिए। आपको क्या लगता है कि कश्मीर की समस्याएं तो बहुत है, लेकिन अगर एक समस्या जो जिसको कश्मीर में तुरंत जिसके ऊपर वो काम होना चाहिए, वो क्या है? सबसे पहले मुझे लगता है कि लोगों को सेंस ऑफ बिलोंगिंग देनी है। आप देख लीजिए कि जब यहाँ पर पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया। जो लोग इस प्रोसेस पर यकीन भी नहीं रखते थे, वो भी इस दायरे में आकर उन्होंने भी वोट दिए। पार्लियामेंट के बाद ठीक उसके कुछ महीने के बाद असेंबली इलेक्शन हुआ। असेंबली इलेक्शन में भी हमने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग परसेंटेज देखी। फिर अगर हमसे फेलियर होता है कहीं ना कहीं, फिर हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर वो नुकसान कर रहे हैं। हमारे डायरेक्ट, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो फिर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर नुकसान होता है। हमें चाहिए कि लोगों ने अगर स्टेटहुड के लिए वोट दिया है, अगर इंजीनियर साहब को रिलीज होने के लिए वोट दिया है, या बाकी कैदियों के रिलीज होने के लिए वोट दिया है,
हमें चाहिए कि हम लोगों ने जब सरकार की आवाज पर लबैक कहा, यस कहा, तो आज सरकार को भी लोगों की आवाज को लेकर यस कहना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर आज नए एक मरहले में दाखिल हुआ है। आज खुदा न खास्ता जो पहले किलिंग्स होती थी, लेट अस एंडोर्स टू दिस फैक्ट, वो सिलसिला बंद हो गया। सबसे बड़ी कामयाबी हमारे लिए वो है कि लाशें गिरना यहाँ पर बंद हुए, बच्चों की जानें जाया होना यहाँ बंद हो गए। ये सारा क्रेडिट नो डाउट सरकार को जाता है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सरकार को चाहिए कि वो और आगे स्टेप बढ़ाए जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ। उनके जो सेंटिमेंट्स और एस्पायरेशंस है उनको एड्रेस किया जाए। जिस तरह कल इंजीनियर रशीद साहब ने पार्लियामेंट में भी कहा, खाली हम ये नहीं कहते आपको कश्मीरी मुसलमानों से बात करते, हम कहते हैं जो 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 हिंदू हमारे लोग हैं, हमारे भाई है, आप उनसे स्टार्ट कर लीजिए, उनकी उनकी भी सुन लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, कश्मीरी पंडितों से बात कर लीजिए, सिखों से बात कर लीजिए, लद्दाख में हमारे बौद्ध भाई हैं उनसे बात कर लीजिए, कश्मीरी मुसलमान से बात कर लीजिए। ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, जिस चीज के लिए हमारा मुल्क और हमारी रियासत मानी जाती है, उनको इकट्ठे रहकर, उनसे इकट्ठे मिलजुल कर बात करने में क्या जाता है। सरकार तो लोग होते हैं, ठीक बात। अपने लोग जी, हैं, जी, हम कोई पराया तो नहीं है। वही इंजीनियर साहब कल बार बार कह रहे थे, आप हम बात तो कर लीजिए अपने लोगों के साथ, देख लीजिए उनके सेंटिमेंट्स और एस्पायरेशंस क्या है, उनको एड्रेस कर लीजिए। चाहे वो फिर पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स 300 ये क्या बोलते हैं आर्टिकल 370 हो, या फिर स्टेटहुड हो, या फिर गवर्नेंस के लिहाज से अनएम्प्लॉयमेंट हो, या रिजर्वेशन का इशू यहाँ पर बड़ा इशू चल रहा है वो हो, या रेगुलराइजेशन ऑफ डेलीवेजर्स हो, या और भी कई मुद्दे हैं यहाँ पर जो गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज है। सरकार को चाहिए कि इस चीज के लिए कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेकर एक डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट करे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, ताकि तमाम जो मसले हैं उनका हल निकल सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नबी साहब। और ऊपर वाले से वही है कि भाई एक दिन आपका सपना जो सबसे विकसित हो, और हम लोगों के लिए भी बहुत खुशी की बात होगी। कश्मीर इंशाल्लाह जब जनाब। तक कश्मीर, देखिए जब तक कश्मीर तंदुरुस्त और खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश भी तंदुरुस्त और खुशहाल नहीं होगा। ये हम सबको समझ लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। हम दुआ करते हैं कि हम सब मिलजुल के तंदुरुस्त रहे, ये मुल्क तंदुरुस्त रहे, हम इकट्ठे तरक्की, इंसाफ, इन चीजों के लिए काम करें। थैंक यू सो मच जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया।